जब एक ईमानदार पत्रकार की हत्या होती है तो सिर्फ एक ईमानदार पत्रकार की हत्या नहीं होती है, बल्कि पूरे समाज की हत्या होती है, गरीबी की हत्या होती है, भूखमरी की हत्या होती है, अन्य जमीनी समस्याओं की हत्या होती है। और बढ़ता क्या है? भ्रष्टाचार, झूठ और समाज में बहुत सारी समस्याएं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक स्वतंत्र युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या ने फिर से जिले और छोटे कस्बों के स्तर पर पत्रकारिता की खतरनाक स्थिति और चुनौतियों को उजागर कर देता है। देश के कई हिस्सों में जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकार समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पुलिस और अन्य रिपोर्टों के अनुसार मुकेश की हत्या एक स्थानीय ठेकेदार ने की, जो उस रिपोर्ट से नाराज था जिसमें सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। यह मामला 1988 में उत्तराखंड के गढ़वाल शहर के एक अन्य युवा पत्रकार उमेश डोभाल की हत्या की भी याद दिलाता है, जिन्हें कथित तौर पे शराब माफिया ने मार डाला था, जो उनके खुलासों से गुस्से में थे। सोच के देखिए, ये एक दो जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों ने इन पत्रकारिता की जान ले ली, तो कितने बड़े बड़े समस्याएं होंगे जिसको तो उजागर लोग करते ही नहीं हैं। तो पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज का एक बुनियादी स्तंभ है। वे आम जनता के लिए सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और अन्याय को उजागर करने का कार्य करते हैं। लेकिन भारत जैसे बड़े और विविध देश में खासकर जिला और छोटे कस्बों में पत्रकारिता जोखिम भरा पेशा बन गया है। हाल के वर्षों में जमीनी स्तर के पत्रकारों पर हमलों, धमकियों और हत्याओं की घटनाएं बढ़ी है, जो भारत की स्थिति को वैश्विक लेवल पर जो है प्रेस के मामले में नीचे करती है। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। सोचिए हम कितने नीचे पैदान पे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं को उजागर किया ही नहीं जा रहा है। इससे पहले 2023 की सूची में भी भारत का स्थान 161वां था। सोचिए, हमारी प्रेस की स्थिति यदि खराब है तो यह देश के लिए सही संकेत नहीं है। जमीनी पत्रकारिता की क्या भूमिका है? देखिए, जमीनी स्तर के पत्रकार, जिन्हें अक्सर मुफस्सिल पत्रकार भी कहा जाता है, का काम केवल सूचना देना नहीं होता, बल्कि वे समुदाय की जमीनी समस्याओं और उनमें असंतोष की भावना जो है उसको उजागर करते हैं और सरकार के सामने लाते हैं, देश के सामने लाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में पत्रकारिता की सफलता की कल्पना इन पत्रकारों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वे अपनी रिपोर्टिंग से स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं को, वहाँ के पृष्ठ को उजागर करके उस क्षेत्र को समृद्ध बनाने का कार्य करते हैं। मुख्यधारा की मीडिया में अधिकांश रिपोर्टिंग अपराध की घटनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों या प्रशासन और नेताओं के बयान तक सीमित रहती है। आप देखे होंगे आजकल के बड़े मीडिया घराना क्या करते हैं, बस 4-5 लोगों को बैठा दिए, किसी एक मुद्दे को आधार बनाकर बस यूं ही नेताओं की जो भी बयान है उसको चला रहे हैं। तो ये जनता भी वो इस चीज़ों में पता नहीं क्यों ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। ये सब क्या है? अगर जनता जागरूक नहीं होगी, पत्रकारिता का जो स्तर है वो तो गिरेगा। तो जरूरी है कि जनता भी ऐसे खबरों को महत्व दे जो वास्तव में उसके लिए जरूरी है। ये पत्रकार जो होते हैं, जो वास्तव में देश के समाज की वास्तविक समस्याओं का उजागर करते हैं, यह स्थानीय समस्याओं जैसे सड़क निर्माण की गुणवत्ता हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में खामियों पर रिपोर्टिंग करते हैं। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करते हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक वर्ग अक्सर असहज होते हैं। सामाजिक अन्याय और वंचित समुदायों की आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन इनके पास ये सब इतना जब कर रहे हैं, इनके पास असुरक्षा की भावना भी है, चुनौतियाँ है, जोखिम है। इन पत्रकारों का काम और उनकी परिस्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। कई पत्रकार स्ट्रिंगर या रिटेनर के रूप में काम करते हैं, जिनके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। वे कम वेतन में काम करते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। सोचिए, हम आप एक सुरक्षित जीवन चाहते हैं, एक बेहतर जीवन चाहते हैं, और ये पत्रकार जिनकी आर्थिक सुरक्षा नहीं है, कई तरह की चुनौतियाँ हैं, डर का माहौल है, फिर भी यह काम कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय है और हमें तो इनको हमेशा सैल्यूट करना चाहिए, इन ईमानदार पत्रकारों को। हालांकि ये बड़े शहरों के पत्रकार जो हैं, ये बड़े शहरों के पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के लिए मार्गदर्शक और सूचना के स्रोत भी बनते हैं। इसके बावजूद इन्हें शायद ही कभी श्रेय, पहचान या उतना सम्मान मिलता हो जितना कि बड़े और
घरानों की मीडिया में जो आजकल दिख रहा है उनको मिलता है। शारीरिक हमले और हत्याएं जैसे ये घटनाएं पत्रकारों पे दिख रही है। धमकियां और डराने धमकाने का माहौल, जैसे स्थानीय माफिया, राजनेता, ठेकेदार, ये लोग अक्सर धमकियां देते हैं, उनकी आवाज़ को दबाते हैं। तो ये आवाज़ सिर्फ पत्रकार की नहीं दब रही है, पूरे समाज की दब रही है, समस्याओं की दब रही है। आर्थिक असुरक्षा की भावना होती है इन पत्रकारों में, कम वेतन मिलता है, सामाजिक सुरक्षा के बिना ही ये काम करते हैं। तकनीकी संसाधनों की भी कमी होती है। कई पत्रकार तो आज देखे होंगे सोशल मीडिया युग में जिनके पास छोटे कमरे, मोबाइल हैं, उससे भी बहुत बड़ी रिपोर्टिंग कर दे रहे हैं। और कई बड़े मीडिया घराने जिनके पास ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी है फिर भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और अन्य डिजिटल संसाधनों की कमी है, उनकी रिपोर्टिंग को क्या सीमित कर रही है। तो भारत गाँव में यदि बसता है तो गाँव की समस्या उठेंगी कैसे यदि डिजिटल संसाधन नहीं होंगे। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून और उनकी सीमाएं क्या क्या है। जैसे छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन एक्ट 2023। लेकिन इस कानून की सीमाएं स्पष्ट हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये कानून वास्तव में आज प्रासंगिक होता, इसकी उपयोगिता होती, तो फिर ये पत्रकार की हत्या क्यों होती। तो प्रभावी क्रियान्वयन बहुत बड़ी चुनौती है। हमलों और हत्याओं के मामले में अक्सर दोषियों को सजा ही नहीं मिलती, जिससे अपराधी के हौसले और बुलंद रहते हैं। सुरक्षा उपाय केवल कानून बनाने तक सीमित है, जमीनी स्तर पर वास्तविक सुरक्षा कुछ है ही नहीं। भारत में यदि देखें, भारत के संदर्भ में, तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन कौन सी संस्थाएं जिम्मेवार है। देखिए, संस्था तो बहुत है, कानून भी है, लेकिन वही जमीनी स्तर पर चीज़ें लागू होती नहीं है। भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद जो है वो अधिनियम 1978 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के नैतिक मानकों की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जैसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक सरकारी निकाय है जो भारत में मीडिया क्षेत्र से संबंधित नीतियों एवं दिशा निर्देश के निर्माण के लिए जिम्मेवार है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन NBDA एक स्वयं निकाय है जो भारत में निजी टेलीविजन, न्यूज और समसामयिकी मामलों के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह टेलीविजन समाचार चैनलों के लिए आचार संहिता एवं मानकों का निर्माण और उनका प्रवर्तन करता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया या भारत के प्रमुख समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं के संपादकों का एक स्वैच्छिक संघ है। यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और पत्रकारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधिक प्रणाली, जैसे भारत की विधिक प्रणाली न्यायपालिका सहित प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायालयों के पास प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन को संबोधित करने, पत्रकारों की सुरक्षा करने और मीडिया से संबंधित कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार है। वर्ष 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए आधारभूत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की निगरानी करते हैं और वैश्विक मंच पर उल्लंघनों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। तो देखिए, कानून कितने भी हो, संगठन कितने भी हो, जमीनी स्तर पर यदि इन पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी तो फिर चुनौतियाँ बनी ही रहेगी। आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता क्या है, जैसे तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने स्वतंत्र पत्रकारिता को नई दिशा दी है। मैं तो ये बिल्कुल मानता हूँ कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज के छोटे बड़े पत्रकार और हर पब्लिक भी पत्रकारिता के रूप में जो कार्य कर रही है, जो ज़मीनी समस्याओं को उजागर कर रही है, दिखा रही है, यह सराहनीय है। कई युवा पत्रकार जैसे मुकेश अब स्वतंत्र पत्रकारिता की ओर बढ़ रहे थे, जो तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे थे। ये प्लेटफॉर्म अब कुछ सबसे कठोर और खोजी कहानियों का केंद्र बन गए हैं जो भ्रष्ट और ताकतवर लोगों को नाराज करते हैं। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कई तरह की समस्याओं को उजागर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, मुख्य रूप से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जमीनी स्तर की कहानियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये स्वतंत्र प्लेटफॉर्म भी डिजिटल सेंसरशिप, ट्रोलिंग और साइबर हमलों का सामना कर रहे हैं। तो समाधान और सुझाव क्या है? देखिए, सख्त कानूनों का क्रियान्वयन हो। कानून कोई भी बन रहा है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर वो लागू नहीं हो रहा है तो उस कानून की कोई महत्ता नहीं रह जाती है। पत्रकारों पर हमले करने वालों के लिए त्वरित और कठोर सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। आर्थिक और पेशेवर सुरक्षा, जमीनी स्तर के पत्रकारों के लिए न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा उपाय लागू किया जाए।
मीडिया संस्थानों को अपने स्ट्रिंगर और अस्थायी पत्रकारों को अस्थायी और बेहतर वेतन देने के लिए बाध्य किया जाए। उसके बाद डिजिटल सुरक्षा, साइबर हमलों और डिजिटल ट्रोलिंग से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी ठोस नीति बनाई जाए। सशक्त स्थानीय प्रशासन को पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके काम में सहयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। सामाजिक जागरूकता फैलाया जाए। समुदाय में यह जागरूकता बढ़ानी होगी कि पत्रकार उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि समाज जब तक इस बात को नहीं समझेगी कि ईमानदार पत्रकार उनके अधिकारों के लिए ही लड़ रहे हैं, यानी कि वो खुद ही लड़ रहे हैं, तो आप उनके खबर को महत्व दीजिए, ना कि कुछ ऐसे खबर को जो सेंसिटिव हो, बस जिसकी कोई उपयोगिता उनके ज़मीनी स्तर पे, उनके जीवन पे कुछ भी प्रभाव न डालता हो। पत्रकारों पर हमला केवल व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि समाज की स्वतंत्रता पर हमला है। पत्रकारिता और लोकतंत्र का संबंध क्या है? देखिए, जब पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो वे समाज के कमजोर वर्गों की आवाज़ बनते हैं और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करते हैं। जब उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है तो सीधे सीधे लोकतंत्र और पारदर्शिता पर प्रहार भी होता है। तो कंक्लूजन हम यही निकाल सकते हैं कि देखिए, मुकेश जैसे स्वतंत्र पत्रकारों की भूमिका, आप जानते हैं कि विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके स्वतंत्र और खोजी लेखन से स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। तो ऐसे पत्रकारों की उपस्थिति और संरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए। पत्रकारों पर हमले और उनकी हत्या करने वालों को दंडित न करना केवल उनकी जान को खतरे में डालता है, बल्कि भय और आत्म सेंसरशिप की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। यह प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक संस्थानों को खतरे में डालता है। तो आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा? प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। यदि वह उपयोगी होता है तो हम उसे जरूर लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।